स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। कोरोना बंदी के बीच गोपालगंज ट्रिपल मर्डर केस पर अब बिहार की सियासत गरमा गई है। एक तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस मुद्दे के जरिए सरकार की घेराबंदी करने में लगे हैं और आज गोपालगंज मार्च तक का ऐलान कर दिया है। वहीं सत्तारूढ़ पार्टी भी तेजस्वी से दो दो हाथ करने को तैयार है। आखिर क्या है आरजेडी का मिशन गोपालगंज? और बिहार में जिस प्रकार से अपराध चरम सीमा पर है, जिस प्रकार से राक्षस राज है, तो सब लोग तबाह हैं। गुंडे जो हैं, बिहार के अपराधी सरकार के संरक्षण में लोगों को मारते रहें, मौत के घाट उतारते रहें, तो हम चुप बैठेंगे क्या? आप क्या अपेक्षा करते हैं, या हमारी बिहार की जनता क्या अपेक्षा करती है मेरे से? क्या हम आवाज़ उठाएं? तेजस्वी यादव के तेवर से साफ है कि आरजेडी कोई बड़ी स्ट्रेटेजी के साथ सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश में है। ट्रिपल मर्डर केस को तेजस्वी और उनकी पार्टी बार बार नरसंहार का नाम दे रही है। इसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि आरजेडी लोगों के बीच ये मैसेज देना चाहती है कि नीतीश सरकार के दामन में भी नरसंहार के दाग लगे हैं। वहीं आरजेडी के इस हमले के बाद एनडीए ने भी मोर्चा संभाल लिया है। ये चुनावी वर्ष है और कहीं न कहीं लालू प्रसाद यादव थिंक टैंक इसके पीछे हैं, राजद के पीछे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और वही थिंक टैंक अभी काम कर रहा है और ये लोग आरजेडी या विपक्ष जो भी कहें, इस बात को भी उभारने की कोशिश में लगा है कि ये जो 3 हत्याएं हुई हैं एक ही परिवार के 3 लोगों की, वो ट्रिपल मर्डर जो हुआ है गोपालगंज में, उसको वो लोग भुनाने में लगे हुए हैं कि किस तरह से इसको हम लोग कैश करें। और स्वाभाविक तौर पर कैश करने की बात तो दूर है, अभी देखिएगा कि ये लोग ये दिखाना चाह रहे हैं कि जदयू के शासनकाल में इस तरह का नरसंहार, इतने एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या हो गई। अगर इस हत्या को वो नरसंहार मानते हैं तो दोनों ही पक्ष में हत्याएं हुई हैं। दूसरी तरफ भी एक व्यक्ति की हत्या हुई, तनाव बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं एक राज्य की छवि को मलिन करने की वो कोशिश कर रहे हैं। इस हत्याकांड को लेकर के राज्य सरकार के इरादे पूरी तरह से सख्त हैं और निष्पक्ष तरीके से पुलिस अनुसंधान कर रही है। मीडिया में बने रहने के लिए कुछ भी करते हैं। उनको याद करना चाहिए अपने माता पिता के शासनकाल को, कि जिस समय क्या घटनाएं होती थी, किस प्रकार से शहाबुद्दीन, सुरेंद्र यादव और राजबल्लभ यादव जैसे खूंखार लोग हत्याएं करते थे और खुलेआम घूमते थे। सवाल यह भी है कि आखिर तेजस्वी इस मुद्दे को लेकर इतने अग्रेसिव क्यों हैं? इसके पीछे दरअसल एक बड़ी स्ट्रेटजी है जिसे लालू यादव ने ही तैयार किया है। तेजस्वी के आक्रामक तेवर और इस हत्याकांड को एक नरसंहार का रूप देना लालू के ही मास्टर प्लान का हिस्सा है। विश्वस्त सूत्र बताते हैं कि लालू के कंसेंट के बाद ही तेजस्वी ने पहले घायल जेपी यादव से अस्पताल में जाकर मुलाकात की, फिर इस हत्याकांड को एक नरसंहार बताकर सरकार पर जोरदार हल्ला बोला। तेजस्वी अब अपने विधायकों के साथ गोपालगंज मार्च की तैयारी में है। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि घायल जेपी यादव के अलावे इस गोलीकांड में जिनकी जान गई है, ये सभी यादव जाति से आते हैं। वहीं कुख्यात सतीश पांडे और उनके छोटे भाई अमरेंद्र पांडे और पप्पू पांडे का लालू यादव और उनकी पार्टी से शुरू से ही 36 का आंकड़ा रहा है। ट्रिपल मर्डर है, ये बहुत बड़ा हत्या, तो किसी की भी हत्या बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या हो गई और उसमें जो है सो अमरेंद्र पांडे जो वहाँ का जदयू के कुचायकोट से विधायक हैं, उनका नाम इसमें आ रहा है। तो यह और वही चीज को आरजेडी दिखाना चाह रही है कि देखिए आपके रूलिंग पार्टी के एमएलए हैं और उनका नाम इसमें नेम्ड एफआईआर है, जो घायल जेपी यादव हैं उसने नाम उसमें दिया है। तो यह सब मिला जुला कर अभी तक उसकी अरेस्टिंग नहीं हुई है। तो यह एक मुद्दा, बहुत बड़ा मुद्दा बनाने के लोग प्रयास में है। जाहिर है चुनावी साल है और विपक्ष इस कोशिश में लगा है कि इस ज्वलंत मुद्दे के जरिए न सिर्फ सरकार की घेराबंदी की जाए, बल्कि एक खास तबके में यह भी मैसेज भेजा जाए कि गरीबों और पिछड़ों की बात करने वाली लालू यादव की पार्टी आज उनके हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रही है। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 पटना। गोपालगंज में हुए ट्रिपल मर्डर और फिर विधायक के फुफेरे भाई की हत्या को लेकर बिहार में जमकर सियासत हो रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरजेडी के सभी विधायकों को आज सुबह 9 बजे राबड़ी आवास पर बुलाया है। इसके बाद सभी विधायकों के साथ तेजस्वी गोपालगंज के लिए कूच करेंगे। विधायकों को अपनी गाड़ियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आने को कहा गया है। हालांकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के गोपालगंज आने पर
संशय बरकरार है। पटना जिला प्रशासन की अनुमति पास होने के बाद जिले में प्रवेश की अनुमति होगी। कोरोना लॉकडाउन है, कोरोना बंदी को लेकर जिला प्रशासन सख्त है और सुरक्षा अनुमति को लेकर जिला प्रशासन अधिकारियों के साथ समीक्षा कर रहा है। जेडीयू के बाहुबली विधायक पप्पू पांडे ट्रिपल मर्डर केस में आरोपी हैं। नामजद प्राथमिकी दर्ज होने के बाद उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, लेकिन विधायक हैं कि मीडिया के जरिए सफाई दे रहे हैं। बड़ा सवाल, दबंग परिवार पर शिकंजा कसने से पुलिस क्यों डर रही है? गोपालगंज के कुचायकोट के विधायक अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे की आपराधिक पृष्ठभूमि रही है। सियासत से ज्यादा इस बाहुबली नेता की चर्चा दबंगई के लिए होती रही है। यही वजह है कि उनके खिलाफ 1-2 नहीं 10 से ज्यादा संगीन मामले दर्ज हैं। गोपालगंज से लेकर पटना के थाने तक में जेडीयू विधायक के खिलाफ रपट लिखाई गई है। सालों से अलग अलग केस चल रहे हैं, लेकिन विधायक पर कार्रवाई नहीं हुई। चौथी बार कुचायकोट विधानसभा सीट से जीत दर्ज करने वाले इस दबंग नेता पर सालों से कानूनी शिकंजा नहीं कस सका। आखिर इस रसूखदार और कद्दावर नेता की गिरेबां तक क्यों कानून के हाथ नहीं पहुंच पा रहे, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि हत्या, रंगदारी सहित कई मामले जिनमें प्राथमिकी दर्ज हुई है, उनमें से ज्यादातर केस के गवाह ऐन वक्त पर या तो मुकर गए या फिर अपराध से जुड़े साक्ष्य पुलिस के हाथ लगे ही नहीं। 25 मई को गोपालगंज के हथुआ इलाके में हुए ट्रिपल मर्डर केस में लगे आरोपों को खारिज करते हुए पप्पू पांडे खुद को जननेता बता रहे हैं और सरकार के सुशासन की दुहाई भी दे रहे हैं। मैं भी कोई चोर बदमाश नहीं हूं, मैं भी राजनेता हूं। अगर अपराधी रहते, क्रिमिनल रहते तो मैं विधानसभा में पहुंचने का काम नहीं करते। और जहां तक हमारी नेता की बात है, तो हमारे नेता ना किसी को फंसाते हैं और ना किसी को बचाते हैं। अगर बचाने वाला होता तो सतीश पांडे और मुकेश पांडे जेल नहीं गए होते। पुलिस की नजरों में फरार विधायक न्यूज 18 के कैमरे पर आकर तो सफाई दे गए। अब बारी पुलिस प्रशासन की है कि लुका छिपी का खेल बंद कर बाहुबली विधायक को सलाखों तक पहुंचाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। आगे बढ़ते हैं। 1 जून से 200 ट्रेनें पटरी पर दौड़ना शुरू कर देंगी। 22 जोड़ी ट्रेन ऐसी है जो बिहार से होकर गुजरेगी। इसे लेकर रेलवे की तैयारी अंतिम चरण में है। लंबे इंतजार के बाद 1 जून से पूरे देश में 200 ट्रेनों का परिचालन शुरू होने जा रहा है। 22 जोड़ी ट्रेनें बिहार से भी खुलेंगी। ये सभी ट्रेन पूरी तरह से आरक्षित होंगी। सबसे बड़ी बात है कि जनरल कोच में सफर करने के लिए भी यात्रियों को रिजर्वेशन कराना होगा। 1 जून से हम पूरे देश में 200 रेलगाड़ियों का परिचालन प्रारंभ कर रहे हैं। इनमें से जो 22 जोड़ी रेलगाड़ियां हैं वो बिहार से आरंभ होंगी और अपने गंतव्य स्थानों तक जाएंगी। इसके अतिरिक्त 9 जोड़ी रेलगाड़ियां ऐसी हैं जो बिहार से होते हुए गुजरेगी। जो हमारा नॉर्मली अनरिजर्व क्लास का जो डब्बा हुआ करता था, उसमें भी सेकंड सिटिंग क्लास में आरक्षण प्रारंभ कर दिया गया है। रेल महकमा ट्रेनों के परिचालन को लेकर काफी सतर्क दिख रहा है। यात्रियों की स्क्रीनिंग के लिए खास तैयारी की गई है। साथ ही रेलवे यात्रियों से केंद्र की एडवाइजरी मानने की भी गुजारिश कर रहा है। रेल टिकट की बुकिंग IRCTC वेबसाइट या मोबाइल ऐप के जरिए काउंटर से भी हो रही है। इस बार वेटिंग पर यात्रा करना संभव नहीं हो पाएगा। मैं यात्रियों से अपील करता हूं कि जब कभी वो यात्रा के लिए आएं तो जो अपनी सुरक्षा के लिए आप हैंड सैनिटाइजर अवश्य अपने साथ में रखें, फेस मास्क अवश्य पहनें। साथ ही साथ अगर आप स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं तो आरोग्य सेतु ऐप अवश्य उसमें डाउनलोड कर लें और ये सहायक होंगी। साथ ही साथ आप स्टेशन पे, आरंभिक स्टेशन पे जो आपका यात्रा यहाँ से प्रारंभ करना है, कम से कम 90 मिनट पहले आप अवश्य आ जाएं। लंबे इंतजार के बाद अगले 1 जून से ट्रेनों का परिचालन सामान्य तौर पर होने लगेगा, लेकिन कोविड-19 के संरक्षण में यह यात्रा कई मायनों में अलग होगी। अब पैसेंजर्स को सैनिटाइजेशन, थर्मल स्क्रीनिंग के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के दौर से गुजरना होगा। रेलवे ने भी यात्रियों से यह अपेक्षा की है कि यात्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन का हर हाल में पालन करें, क्योंकि ऐसा करके ही वो अपनी यात्रा को सुरक्षित और सुखद बना सकेंगे। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। बिहार बिजली के क्षेत्र में लगातार बेहतर मुकाम हासिल करता जा रहा है। साल 2012-13 में बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली खपत मात्र 145 यूनिट थी।
जो आज 258 यूनिट से भी ज्यादा हो गई है। कोरोना बंदी में भी बिजली खपत में बिहार पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ने के मुकाम पर है। कोरोना बंदी के शुरुआती दिनों में बिहार में बिजली की खपत ज्यादा नहीं थी। लॉकडाउन की शुरुआत में ये खपत महज 16 से 1700 मेगावाट थी, लेकिन अब ये डिमांड 5000 से 5400 मेगावाट तक पहुंच गई है। यानी बिहार में बिजली की खपत में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। कोरोना बंदी में बिजली की खपत के पीछे की वजह खुद कोरोना बंदी भी है। तो जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो मेरा मेजर है। हमारा 85% कंज्यूमर जो है वो डोमेस्टिक है, और डोमेस्टिक कंजम्पशन में कोई कमी नहीं आई है, बल्कि घर में रहने और गर्मी की वजह से और बेहतर ज़्यादा ही प्रयोग हुआ है। इसलिए हमारा 5000 से एवं लगभग प्रतिदिन रह रहा है, और हमारा पीक लोड इस साल अभी 5438 जा चुका है 18 तारीख को। वैसे देखा जाए तो हर घर बिजली पहुंचने के बाद से ही बिहार में बिजली की डिमांड में तेजी से इजाफा हुआ है। एक अनुमान के मुताबिक 2020-21 में 2697 करोड़ यूनिट तो 2021-22 में 3230 करोड़ यूनिट बिजली खपत होने का अनुमान है। कोरोना बंदी में अभी उद्योग धंधे जहां ठप हैं और कृषि कार्य बाधित हैं, तब भी बिजली खपत 5500 मेगावाट तक पहुंचना एक बड़ी उपलब्धि है। हम लोग के बिहार सरकार की जो योजना थी रिकंडक्टरिंग, उसके जरिए भी स्ट्रेंथनिंग का काम हुआ है, तो ब्रेकडाउन की स्थितियां कम हो रही हैं, और हम लोग जल्दी अगर कोई हम लोग का जैसे आंधी या बारिश की स्थिति आती है उसमें हम लोग जल्दी रिस्टोर कर पाते हैं। पिछले वर्ष की तुलना में इस साल कम वक्त लग रहा है और ब्रेकडाउन भी कम हो रहे हैं। कोरोना बंदी के इस दौर में जिस तरीके से बिहार में बिजली की खपत बढ़ी है, वैसे में ऊर्जा विभाग इसे अपनी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि करार देने में लगा है। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से अधिकाधिक मेगावाट की बिजली खपत हो रही है, वैसे में पिछले साल का रिकॉर्ड टूटना तय है, और अगर यह रिकॉर्ड टूटता है तो निश्चित तौर पर बिजली विभाग की जितनी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं वो अपने उद्देश्य को पाने में सफल होंगी। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। 40 साल पुराने कानून के स्थान पर प्रवासी श्रमिकों के लिए नया कानून बनाने की आवश्यकता है, ये कहना है बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी का। उन्होंने कहा कि 1979 में बने कानून का पालन नहीं होने से श्रमिकों को परेशानी हुई है। 40 साल पुराने कानून के स्थान पर बदले संदर्भ में प्रवासी श्रमिकों के लिए नया कानून बनाने की जरूरत है। 1979 में यह एक्ट बनने के बाद आज तक कभी प्रभावी तरीके से यह कानून लागू नहीं हो पाया। अगर अन्य राज्यों में रहने वाले उद्योगपतियों ने और अन्य लोगों ने अगर इस कानून को ठीक से पालन किया होता तो बिहार और देश के अन्य राज्यों के करोड़ों मजदूर जिस तरह से उनकी दुर्गति हुई है पिछले 2-3 महीनों के अंदर, वो शायद स्थिति नहीं आई होती। तो इसलिए मैं भारत सरकार से और सभी राज्यों से भी अपील करूंगा कि इंटर स्टेट माइग्रेंट एक्ट जो है 1979 का, इसके स्थान पर नए कानून को बनाए जाने की आवश्यकता है। बिहार में आए लाखों की संख्या में श्रमिकों के रजिस्ट्रेशन के लिए नया ऐप श्रम विभाग ने जारी किया है। श्रमिक पंजीकरण नाम के ऐप के जरिए बिहार से आए श्रमिकों की पूरी जानकारी उपलब्ध होगी, जिसके सहारे श्रमिकों को रोजगार उनके स्किल के हिसाब से दिया जाएगा। श्रम मंत्री विजय सिन्हा से बात की हमारे संवाददाता आनंद अमृतराज ने। हमारे बिहार से प्रवासी मजदूर बाहर जा रहे हैं, हम उसको पूरी तरह से ग्रेडिंग कर लें कि किस तरह के वर्क का अनुभव उनके पास है, किस तरह के जॉब में जाते हैं, किस कार्य में उनकी रुचि है, हम उनको बिहार में क्या अवसर दे सकते हैं, सरकार उनके लिए क्या लघु सूक्ष्म उद्योग की व्यवस्था बना सकती है, या हम उसको और ट्रेंड कैसे कर दें। तो इस ऐप में वो तमाम जानकारियां रहेंगी। तमाम जानकारी एक बार फिर से हम आपको कैमरा में सुबह से आग्रह करेंगे दिखाने का। ये देखिए वो ऐप है, हम आपको शुरू से दिखाते हैं। देखिए ये श्रम विभाग का साइट है, और जिसमें पूरी जानकारी दी हुई, जो आज ही ऐप जारी किया गया है। तो ये श्रम संसाधन विभाग का, जैसे ही आप साइट खोलेंगे उसके बाद यहाँ पे श्रमिक पंजीकरण, यहाँ पे देखिए श्रमिक पंजीकरण है, इसमें जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये आता है बिहार सरकार श्रम संसाधन विभाग का। और श्रमिक पंजीकरण में जैसे ही आप जाके क्लिक करेंगे तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा, और इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पूरी जानकारी रहती है कि क्या कुछ है, कैसे आपके बारे में जानकारी है, मोबाइल नंबर से लेके पूरी स्थिति आपकी रहेगी। तो मंत्री जी, इससे क्या फायदा होगा आपको, और इससे क्या मजदूरों को क्या फायदा मिलेगा? देखिए, ये होने के बाद हम इसको, जो नियोजन विभाग हमारे अंदर है, तो जो भी हम नियोजन के लिए नियोजक को बुलाते हैं उसके साथ इसको टैग करेंगे और उनको हमें रोजगार की अवसर प्रदान करेंगे। कई सकारात्मक कदम उठाएंगे
ताकि भविष्य में इस परिस्थिति से गुजरना ना पड़े। तो विजय सिन्हा है श्रम मंत्री, उन्होंने बताया कि जो कैबिनेट में महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है वो फैसला क्या है वो आगे जाके जानकारी देंगे, लेकिन इतना तो तय है कि श्रमिकों के लिए लगातार प्रयास करने की बातें श्रम विभाग की तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से की जा रही है। श्रमिकों के लिए कई सारे कानून भी बनाए जा रहे हैं, जो श्रमिक कानून उस पर संशोधन भी किया जा रहा है, लेकिन इस ऐप के जरिए उनका रजिस्ट्रेशन होगा और तुरंत उनके बारे में जानकारी मिले ताकि उनके जल्द से जल्द नौकरी की व्यवस्था करे। इसकी व्यवस्था सरकार करने जा रही है। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। साइकिल गर्ल ज्योति और पोस्टर बॉय राम पुकार पंडित के बाद तेजस्वी ने इस बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बात की है उस परिवार से जिस पर बड़ी आफत आई है। जिस वायरल वीडियो में एक मृत मां के कफन के साथ उसके 2 बच्चे खेल रहे हैं। उन बच्चों की मां अरबीना के माता पिता से तेजस्वी ने बात करके उन्हें 5 लाख की आर्थिक मदद की है। साथ ही दोनों बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा और नौकरी देने का वादा भी किया है। तेजस्वी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बातचीत के दौरान अरबीना के माता पिता ने बताया कि ट्रेन में भूख, प्यास, गर्मी और लापरवाही की वजह से ही उनकी बेटी की मौत हुई है। परिवार में कोई लोग होंगे जो बच्चे का देखभाल करेगा। देखभाल कोई करने वाला नहीं, करेंगे तो हमें करेंगे, नहीं तो कोई। तो आपको चाहिए तो आपको रोजगार या आपके जिसको कहिएगा उसको रोजगार कटिहार में प्राइवेट को ही रखवा देंगे जो उसका नौकरी लग जाएगा। और 5 लाख सहयोग और बच्चे का पढ़ाई लिखाई का खर्चा हम लोग उठा लेंगे। आपके साथ हम लोग खड़े हैं, चिंता नहीं कीजिए, बच्चे का पढ़ाई लिखाई सब देखेंगे। लेकिन 5 लाख रुपया जो है बच्चे को पढ़ाने लिखाने में, बड़ा करने में आप लोग जो है पालने पोसने में लगाइए, इस पे खर्चा कीजिए बेचारा। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के बड़े लाल तेज प्रताप यादव ने पटना सिटी में गरीबों को लेकर चलाए जा रहे लालू रसोई का निरीक्षण किया। इस मौके पर तेज प्रताप यादव ने आरजेडी कार्यकर्ताओं को गरीबों तक हर हाल में भोजन पहुंचाए जाने की बात कही। साथ ही राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। तेज प्रताप ने कहा कि कोरोना बंदी में गरीबों में त्राहिमाम मचा है, सरकार राशन उपलब्ध कराने में नाकाम साबित हुई है। के माध्यम से हर एक जगह हम लोग लगातार 1.5-2 महीना से खिलाने का काम कर रहे हैं और इसी कॉन्सेप्ट को पूरे बिहार के अपने पार्टी के यूथ के जितने नौजवान हैं तमाम लोग यूपी के यहाँ के सब लोग ने इसको अपनाने का काम किया है और सब जगह जन जन तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। जितने भी श्रमिक ट्रेन से आ रहे हैं देख रहे हैं लगातार श्रमिकों की मौत हो रही है, कौन जिम्मेवार, किसे मान रहे हैं? सरकार जिम्मेवार है और कौन है जिम्मेवार इसका? विपक्षी थोड़े जिम्मेवार है, सरकार न जिम्मेवार है, सत्ताधारी वो है। झारखंड का रुख करेंगे। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का कहना है कि कोरोना बंदी के बीच राज्य को गति देने की दिशा में वो काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के बीच उन्होंने ग्रामीण इलाकों में छूट दी है, साथ ही इंडस्ट्री को खोलने के लिए भी शर्तों के साथ निर्देश जारी किए हैं। हालात संभालने की पूरी कोशिश हो रही है। कि चरणबद्ध तरीके से धीरे धीरे हम लोग इस बंदी को गति देने के लिए जो बेहतर और कारगर उपाय होंगे उसको करेंगे। उसके तहत आपने देखा पहले हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्रों में छूट दी, उसके अलावा जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हैं उसमें कई शर्तों के साथ उसको भी खोलने का हम लोगों ने निर्देश दिया है। लगभग 30-33% के लोगों की जो कार्य क्षमता हो उस हिसाब से लोग वहां कार्य करें, ऐसे आदेश निर्गत हुए हैं। इस तरीके से हालात को भी ध्यान में रखते हुए और राज्य को गति देने की दिशा में भी दोनों पहलू पर हम लोग काम कर रहे हैं। खबर पूर्णिया से, जहां क्वारंटीन सेंटर में शराब पीने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। मामला पूर्णिया के मुफस्सिल थाना के बेलौरी स्थित अंचित शाह उच्च विद्यालय के क्वारंटीन सेंटर का है, जहां पानी और माजा के बोतल में बाहर से शराब लाकर प्रवासी मजदूर पी रहे हैं और इन लोगों ने इस बात को स्वीकार भी किया है। हाफिज अहमद ने कहा कि इस बात की सूचना अधिकारियों को दे दी गई है। सवाल कई हैं, आखिर पूर्ण शराबबंदी वाले प्रदेश में ये हो क्या रहा है और क्या मजदूरों को सेंटर पर रखकर प्रशासन चैन की नींद सो रहा है? सवेरे सवेरे कैसे लाया कोई पता नहीं चला है, क्योंकि हम लोग पूरे विधि व्यवस्था में रहते हैं यहाँ पर। बारिश का टाइम था,
वही सब उसी का साथी कोई बोला जी यही दारू लाया है, वही मारपीट सब कर रहा था। तो हम लोग देखे बारिश हो रहा था, आगे हम लोग खबर कर दिए हैं। पटना पुलिस लॉकडाउन के बीच कड़ी धूप में ड्यूटी कर रही है। लू और कोरोना महामारी के बीच पुलिस अपना फर्ज निभा रही है। हालांकि ड्यूटी निभा रहे पुलिसकर्मियों का दर्द भी सामने आया है। पुलिसकर्मी का कहना है कि वो तो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग बेवजह फर्जी कागज बनवाकर रोड पर घूम रहे हैं, जिससे कोरोना के खिलाफ लड़ाई कमजोर हो रही है। हम लोग धूप में ड्यूटी कर रहे हैं। हम लोग को इस बात से दुखी हो रही है कि हम लोग जिस लोगों के लिए इतने धूप में खड़े रहते हैं, वो लोग अगर बेवजह का चिट्ठी पुर्जा बना करके घूम रहे हैं तो इनसे बड़ी दुखी होती है हम लोगों को। और दिन प्रतिदिन देख रहे हैं कि केस बढ़ते जा रहा है, इसलिए कि हम उन लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं बहुत रोज से, और जितने भी पुलिस वाले स्वास्थ्यकर्मी जो तहकीकात रूप से काम कर रहे हैं उनको ध्यान में नहीं ले रहे हैं, संज्ञान में नहीं ले रहे हैं लोगों। ड्यूटी तो हो ही रहा है, हम लोग को अपनी गाड़ी घोड़ा खाली सामान रखना है, रखते रहना है, उसी में अपने करते रहना है। गर्मी तो बहुत है, गर्मी तो है, निकला छठी लगा दिया है, हम लोग को उसी में रहना है, ड्यूटी करना है। कुछ होती है लेकिन ड्यूटी है, फर्ज है, वो भी करना तो जरूरी है। हम लोग बैठ जाएंगे तो दिक्कत है। झारखंड में तेजी से कोरोना पांव पसार रहा है, लेकिन लोग अभी भी नहीं चेत रहे हैं। कोरोना से बचाव के लिए सबसे कारगर सोशल डिस्टेंसिंग है, लेकिन लगातार उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हरमू बाईपास के बगल में बसे सुंदरगढ़ में जब नगर निगम की टैंकर पहुंची तो पानी लेने के लिए सबने सोशल डिस्टेंसिंग को ताक पर रख दिया। राजधानी रांची में पेयजल की कैसी संकट है, यह दिखाने के लिए आपको हम एक दृश्य दिखाते हैं। राजधानी रांची का ये हरमू रोड है, अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि दिखलाएं। ये हरमू मुख्य रोड है, इसी रास्ते से मुख्यमंत्री, तमाम मंत्री और अधिकारी पहुंचते हैं यहाँ पर। और ये सुंदरगढ़ का झोपड़पट्टी का इलाका है, दिखलाना चाहेंगे। और किस तरह से पानी के लिए झगड़ा भी हो रहा है यहाँ पे, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं है लोगों को। ये स्थिति तब है जब हर दिन यहाँ पे बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं। उसके बाद ये स्थिति देखिए, यह नज़ारा देखिए, किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाकर पानी के लिए मारा मारी हो रही है। फिर ये बताइए, पानी की बहुत दिक्कत है क्या? बहुत दिक्कत पानी का है, क्या होता है? बहुत पानी की दिक्कत है। यहाँ नल सप्लाई वाला ना पानी आ रहा है, ना नल है, ना कुछ आता है, 2 दिन पर टंकता। हम लोग बहुत दिक्कत है। कोरोना संकट बढ़ रहा है, हर दिन केस मिल रहे हैं, लेकिन एक भी मास्क यहाँ पे नहीं है। मास्क कहाँ है आपका? मेरा मास्क घर में, पानी का चलता क्या करें? तो समझना मुश्किल नहीं है। राजधानी रांची के उस मार्ग के किनारे जहां से मुख्यमंत्री, सभी मंत्री और प्रशासनिक अधिकारी गुजरते हैं, वहां की यह स्थिति है। समझा जा सकता है कि किस तरह से हम कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और कैसे कोरोना हारेगा और देश जीतेगा। कैमरामैन केटी के साथ उपेंद्र, न्यूज़ 18 रांची। और इसी के साथ इस